हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ बारका मिर्ज़ा। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, मैं आज आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ विच इज़ ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ फॉर आरबीआई ग्रेड बी। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन किया था, बट आज मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स से कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। अगर हम टॉपिक्स की बात करते हैं, दैट इज़ पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, 5 ईयर प्लान्स के ऊपर, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं जो मैंने आज की जिस चीज़ के ऊपर से क्वेश्चंस में लेके आई हूँ। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको हमेशा कहती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जब भी हमारी लेक्चर्स होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करना है, सेशन को शेयर करना है। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी, अगर हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल्स की या क्लास की पीडीएफ्स, क्लास के बाद जो पीडीएफ्स होती है उसकी, कंप्लीट कोर्सेज़ की, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज़ की, टेस्ट सीरीज़ की, तो हर एक चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। आपने क्या करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग ईएसआई फॉर आरबीआई, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको 3 स्टेटमेंट दे दिया गया है विद ऑप्शन। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ठीक है, तो चलिए, which of the following measures will spur economic growth? Whether one, transparent and hassle-free land acquiring, second one we have availability of skilled labor, and third one we have the decrease in effective demand. मतलब इनमें से कौन सा ऐसा measure है जो कि encourage करेगी हमारी economic growth को? Select the correct answer using the code given below. A 1 and 2 only, B 2 only, C 2 and 3 या फिर D 1, 2 and 3 all. अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब हमारी कंट्री की जो डेवलपमेंट्स होती है, बेसिकली हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलना, जीडीपी इफेक्ट करती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। तो इनमें से कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है या फिर मेजर्स है जो कि इनकरेज करेगी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को? तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन कह रहा है ट्रांसपेरेंट एंड हेजल फ्री लैंड एक्वायरिंग, कि जो लैंड एक्वायरिंग होनी चाहिए, जो भी पब्लिक को अगर कहीं भी प्लॉट ऑफ लैंड पसंद आती है, तो जब उसके पास पैसा भी है तो उसे खरीदने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम फ्री लैंड एक्वायरिंग, विदाउट एनी प्रॉब्लम होनी चाहिए, कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए लैंड एक्वायर के टाइम पे, कि कहीं पे प्लॉट ऑफ लैंड पसंद आ गया, भाई मुझे लेना है, मैं ले लियूँ। पहले क्या होता था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स पहले बहुत ज़्यादा दबाव में रहते थे इंडिया के लोग, ब्रिटिशर्स के अंडर, ब्रिटिशर्स रूल करते थे इंडिया के ऊपर। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो ज़मींदार थे, बड़े बड़े ज़मींदार थे इंडिया के, तो उस टाइम वो क्या करते थे, जितने भी सारे पुअर फार्मर्स थे उनकी जो ज़मीन है वो अपने अंडर रखते थे, एंड जो पुअर फार्मर्स जो हैं उनके ज़मीन के अंडर ऊपर काम करते थे। काम तो करा लिया था, बट करा लिया करते थे, लेकिन उसको उसका पैसा भी नहीं मिलता था। जो पुअर फार्मर्स जो हैं वो लैंडलेस फार्मर्स हैं, उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था हमारी कंट्री का। तो इसके लिए ट्रांसपेरेंट एंड हेजल फ्री लैंड एक्वायरिंग विच विल इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये एक फैक्टर है, ताकि जो फार्मर्स हैं, जो पुअर लैंडलेस फार्मर्स हैं, हम जैसे लोग जो हैं बेसिकली, तो उनमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये एक फैक्टर है टू इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। देन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। स्किल्ड लेबर, हर एक लेबर के अंदर जो वर्कफोर्स है, बेसिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखेंगे तो लेबर वर्कफोर्स जो वहाँ पे जो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन किस में डिपेंड है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फॉर द लाइवलीहुड। तो उसके अंदर उतनी स्किल्ड है, उतनी पोटेंशियल है, उतनी कैपेबिलिटी है कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कैसे कर सके। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच विल इनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड थर्ड वन वी हैव डिक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। दिस इज नॉट एन फैक्टर which will measure, which will spur economic growth. Decrease in effective demand. Effective demand लोगों की कब कम हो जाती है? जब लोगों का इनकम कम होता है। लोगों के पास इनकम मान लो 15,000 है,
अब 15,000 है, 15,000 में ही उस लोग को अपना फैमिली चलाना है, उसको उसके बच्चे की एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटी जो भी है इसी में के अंडर इंक्लूडेड है, जो भी कंजम्पशन जितना भी खर्चा है सब उसको 15,000 के अंदर ही करना है। तो वो अपने डिमांड्स को कैसे बढ़ाए? मान लो अगर उसकी सैलरी इनकम बढ़ी 15,000 से 20,000, तो जैसे ही 20,000 होगी उसकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे उसी हिसाब से इंक्रीज करेगी। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दी सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है तो आपका डिमांड भी इंक्रीज होगी, कंजम्पशन भी आपका बढ़ेगा, सेविंग्स भी आप करोगे, इन्वेस्टमेंट भी करोगे। So the correct option is A1 and 2 only, which will spur economic growth, है ना? चलिए, if end users are seeing lesser money in hands than earlier, demand will certainly be impacted. नॉर्मल सी बात है, सोर्स ऑफ इनकम पे ही डिमांड डिपेंड करता है। अगर हमारा सोर्स ऑफ इनकम ही कम है तो हमारा डिमांड कहाँ से बढ़ेगा? अगर हमारा सोर्स ऑफ इनकम मान लो 15 से 20 हुआ, 20 से 25 हुआ, तो नॉर्मल सी बात है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हम धीरे धीरे हमारे डिमांड्स भी बढ़ेंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, this question is based on 5-year plans. Okay, the very first 5-year plan of India was based on the model of, मतलब जब प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन का जो पहला प्लान था वो किस मॉडल के ऊपर बेस्ड हुआ करता था? That is A, महालाबोनिस मॉडल, B, हारोड डोमर मॉडल, C, बॉम्बे प्लान, D, गांधीयन प्लान, या फिर E, नन ऑफ द अबव। पहला फर्स्ट 5-year प्लान, प्लानिंग कमीशन है ना, 1950 में हुई थी ये, एंड 2014 में ये डिसॉल्व भी हो गई थी बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, है ना? तो पहला 5-year प्लान का मेन किस चीज़ के क्या मॉडल का नाम क्या था? पहला 5-year प्लान मॉडल का किसके ऊपर बेस्ड थी? वेदर महालाबोनिस मॉडल, हारोड डोमर मॉडल, सी बॉम्बे प्लान, या फिर डी गांधीयन प्लान। अगर हम महालाबोनिस मॉडल की बात करते हैं तो ये हमारा सेकेंड 5-year प्लान है कि नहीं? महालाबोनिस सेकेंड 5-year प्लान है जिसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था? दैट इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन देश में हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, डिफरेंट फाइनल प्रोडक्ट टू फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंच जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, और हमारी देश की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे ग्रो करेगी। अगर हम हारोड डोमर मॉडल की बात करते हैं तो पहला 5-year प्लान जो था वो उसका मॉडल क्या था? हारोड डोमर मॉडल। एंड इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स। अगर हम कहें बेसिकली, अगर हम कहें कि एग्रीकल्चर सेक्टर को और बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर सेक्टर में और डेवलपमेंट्स लाना, है ना? अगर हम बोलते हैं कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए लोगों को, एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो मिल रही है वो एट लोअर कॉस्ट होनी चाहिए ताकि डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल उसको अफोर्ड करके अपने बच्चे को पढ़ा सके। तो द वेरी फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ हारोड डोमर मॉडल। ओके, अगर हम सी बॉम्बे प्लान की बात करते हैं तो बॉम्बे प्लान बेसिकली बॉम्बे प्लान का टाइटल क्या दिया गया था? अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ पे एग्रेरियन डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, देन हैव वेरी डिफरेंट इंडस्ट्रीज, हैवी कॉटेज एंड बेसिक इंडस्ट्रीज डेवलप होनी चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होनी चाहिए ड्यूरिंग दी बॉम्बे प्लान। अगर हम गांधीयन प्लान की बात करते हैं तो गांधीयन प्लान ऑल्सो बेस्ड ऑन, इनका मेन इम्फेसिस किस में था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को और कैसे बढ़ावा दे। मतलब अगर हमारे पास छोटा सा भी अगर इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे पास छोटा भी कैपिटल है, मतलब छोटा अमाउंट ऑफ कैपिटल भी है, तो हम उस कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते करते प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मार्केटिंग होगी, एंड जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो मेन पीपल है, पुअर पीपल है, बेसिकली रूरल एरियाज में जो हमें देखने को मिलता है,
क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता, तो जितना भी पैसा है वो इन्वेस्ट करें एंड उसी से अपना प्रोडक्शन वर्क जो है वो चालू करें। तो गांधीयन प्लान का मेन एम क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, देन कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप करना है। सो द वेरी फर्स्ट 5-year plan was B, Harrod-Domer model. Okay, Harrod-Domer model which is based on the steady state growth rate, मतलब ग्रोथ हो कंट्री की, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट्स हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अफोर्डेबल हो, एजुकेशन अफोर्डेबल हो। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन, सेशन को प्लीज गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए आप लोग। ओके, who advocated that India would be truly independent only when the poorest of its people became free of human suffering? ये किसकी कोटेशन है, ये किसकी लाइन है? इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली, इंडिया को आज़ादी तभी मिलेगी जब इंडिया के जो पुअर फैमिलीज है, जो पुअर पीपल हैं, वो फ्री हो जाएंगे फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। वेदर ए महात्मा गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सुभाष चंद्र बोस जी, एंड ई नन ऑफ द अबव। ये किसकी लाइन है? इंडिया तभी इंडिपेंडेंस होगी, इंडिया को आज़ादी तभी मिलेगी जब इंडिया के गरीब लोगों, जितने भी सारे गरीब लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, सेक्टर्स में, वो फ्री हो जाएंगे ऑफ ह्यूमन सफरिंग से। जी हाँ, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी का ये कोटेशन है, ये लाइन है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। This was a great thought of Mahatma Gandhi that India would achieve its independence only when poor of India are free from suffering. बेसिकली हम रूरल एरियाज़ में ही देखने को मिलता है कि पुअर फैमिलीज़ हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता, मतलब रोज़गारी नहीं रहती है, बेरोज़गार रहते हैं वो लोग, सोर्स ऑफ इनकम कहीं से आने का कुछ नहीं है, तो अपना बेसिक जो नीड्स है वो कैसे पूरी करेंगे? तो उनके लिए ही गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ लाई हैं, प्रोग्राम्स लाई हैं, ताकि उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो धीरे धीरे ग्रो कर सके। उनका कंजम्पशन, उनके बच्चों का एजुकेशन, हेल्थ केयर में जो भी है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स हैं जिनके हेल्प से पुअर फैमिलीज़ जो हैं, जो रूरल फैमिलीज, रूरल एरियाज़ में जो पब्लिक जो है, पीपल जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है आज के समय में। ओके, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, महात्मा गांधी जी। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पार्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? 1, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज चेयरमैन ऑफ NDC. Second one, we have all cabinet ministers. Third one, we have chief minister of all states. Select the correct code. A 1 and 2 only, B 2 only, C 2 and 3 या फिर D 1, 2 and 3. अगर हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्र विकास योजना या राष्ट्र विकास परिषद, है ना, राष्ट्र विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल विच इज ऑल्सो नोन एज राष्ट्र विकास परिषद। तो बेसिकली ये क्या है, मेन इनका काम क्या है कि ये डिसीजन क्रिएट करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, एंड डिसीजन किस किन एरिया में डिलीवर करती है अपने डिसीजंस को। बेसिकली अगर हम बोलते हैं डेवलपमेंट्स जो हमारी कंट्री में होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफेंस हो, फाइनेंस हो, बैंकिंग हो, हर एक एरियाज़ में, हर एक सेक्टर्स में, हर एक एक्टिविटीज़ में जो हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना। तो उनमें से कौन से जो मेंबर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स, एंड थर्ड वन वी हैव चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? जी हाँ, 1, 2 and 3 ऑल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्र विकास परिषद, जो कि एपेक्स बॉडी है, टॉप बॉडी फॉर डिसीजन क्रिएटिंग एंड डेलिब्रेटिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स इन एन इकोनॉमी, है ना। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, एक्टिविटीज़ में जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनके बारे में, उन डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स के बारे में डिसीजन लिया जाता है इन NDC। तो कौन कौन से मेंबर्स इनमें प्रेजेंट है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
चेयरमैन ऑफ एनडीसी जो कि हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। देन चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, जितने भी सारे स्टेट्स हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर है वो भी इन्वॉल्व रहते हैं इन एनडीसी जब डिसीजंस लिया जाता है। देन एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो ये सारे मेंबर्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं इन एनडीसी ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज इजी वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। दो स्टेटमेंट दे दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द सेकेंड 5-year प्लान followed the balanced growth model of Harrod-Domer model, and second one we have it aimed at rapid industrialization। तो ये किस प्लानिंग की बात हो रही है यहाँ पे? Which of the following statement is or are correct? 1 only, B 2 only, C both, या फिर D none। मैं आपको हमेशा कहती हूँ जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे जो लाइन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, यहाँ पे ये भी दिया जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट, तो आपने ध्यान देना है। जैसे कि इस स्टेटमेंट में कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको ये भी दे दिया जाता है नॉट करेक्ट, तो आपने ध्यान देना है। इसके लिए मैं बार बार बोलती हूँ आपको अच्छे से पढ़ने क्वेश्चन को विद ऑप्शन। चलिए अगर हम सेकेंड 5-year प्लान की बात करते हैं तो सेकेंड 5-year प्लान का मॉडल का नाम क्या है? द सेकेंड 5-year प्लान फॉलोड द बैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल ऑफ नॉट हारोड-डोमर मॉडल, इट्स पीसी महालाबोनिस मॉडल, है ना, पीसी महालाबोनिस मॉडल। सेकेंड 5-year प्लान जो बना था वो पीसी महालाबोनिस मॉडल के ऊपर प्लानिंग की गई थी, एंड इट एम्ड एट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? B2 ओनली, सेकेंड स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट। पीसी महालाबोनिस दैट इज प्रशांत चंद्र महालाबोनिस के ऊपर, इस मॉडल के ऊपर सेकेंड 5-year प्लानिंग की गई थी। इनका मेन एम था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, प्रोडक्शन जो रॉ मटेरियल्स जो कि हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, मार्केटिंग ज़्यादा हो डिफरेंट एरियाज़ में, रीजन में, एंड वो जो प्रोडक्ट है वो पहुँचे टू दी फाइनल कंज्यूमर्स। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गारी मिलेगी लोगों को जब रोज़गारी मिलती है तो उनका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है, सोर्स ऑफ इनकम मिलता है तो उनका कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर है, कैसे उनको चलना है। तो इसका मेन इफेक्ट कहाँ पे आता है? इकॉनमी की। इकॉनमी क्या होती है हमारी? धीरे धीरे ग्रो होती है, डेवलप करती है ना। तो द सेकेंड 5-year प्लान फॉलोड द अनबैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल दैट इज पीसी महालाबोनिस मॉडल, प्रशांत चंद्र महालाबोनिस मॉडल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ पर्सन इज रेडी टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट इन द मार्केट बट ही इज अनेबल टू फाइंड द वर्क, देन व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वुड इट बी कॉल्ड? अगर कोई एक बंदा है जो कि रेडी है काम करने के लिए कोई भी वेज रेट में, प्रिवेलिंग वेज रेट जो किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो वेज रेट चल रहा है, सरकार की तरफ से जो वेज रेट बनाया गया है, पॉलिसी प्रोग्राम जो वेज रेट चल रहा है किसी भी काम का, ठीक है, तो वो बंदा रेडी है काम करने के लिए, बट ही इज अनेबल टू फाइंड द वर्क। तो इस सिचुएशन को हम कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं? वेदर इट इज ए वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, B involuntarily unemployment, C seasonal unemployment, D disguised unemployment, या फिर E none of the above। बंदा रेडी है काम करने को एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट ही इज अनेबल टू फाइंड द वर्क, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम? कौन सा बेरोजगारी का नाम देंगे? चलिए देख लेते हैं। वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं हम? वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे कंट्री में क्या है कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब की कमी है,
अवेलेबिलिटी कम है जॉब की, ऐसी बात नहीं है, बट पब्लिक क्या है, पीपल क्या है कि जो पब्लिक के अंदर जो पोटेंशियल है, जो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, तो उसके हिसाब से उसको जॉब नहीं मिल रहा है, उसको चॉइस के हिसाब से उसका जॉब नहीं मिल रहा है, तो दैट इज वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये तो नहीं है भाई, जॉब अवेलेबल है बट उसकी चॉइस के हिसाब से उसको जॉब नहीं मिल रहा है, दैट इज वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम इनवॉलेंटरली की बात करते हैं तो पर्सन रेडी तो है जॉब करने के लिए एट द प्रिवेलिंग वेज रेट जो कि हम बात कर रहे हैं, बट उसे प्रॉपर जॉब नहीं मिल रहा है, दैट इज इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो सीजन्स की, अगर हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि पूरे साल में 12 मंथ्स हैं, अब 12 मंथ में ज़रूरी नहीं है कि आपको 12 का 12 मंथ में ही मतलब पूरा आपको काम मिल जाएगा, नहीं। अगर हम एग्रीकल्चर लेबर्स की बात करते हैं तो वो जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है, क्रॉपिंग जो पैटर्न होता है, तो कोई कोई क्रॉप्स ऐसे होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में ही प्रॉपर उसे किया जाता है उसका जो भी काम है, तो वो क्या हो जाता है सीजन्स के टाइम पे कि अच्छा अगर ये क्रॉप्स जून में उगता है तो जून के टाइम पे लेबर्स को काम मिल जाएगा, अगस्त में नहीं है तो अगस्त में काम नहीं है। तो बेसिकली अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का तो एग्रीकल्चर लेबर्स है ना। एंड डिसगाइज्ड क्या हो जाता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली हम किसे कहते हैं, डिसगाइज्ड बेसिकली हम कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का है, जो कंपनी का है वो कम है, काम नहीं है, बट टू मच ऑफ लेबर्स और वर्कफोर्स आर विलिंग टू वर्क। मतलब जहाँ पे हम फॉर एन एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि जहाँ पे 5 बंदों, मान लो एक प्रोजेक्ट करना है, एक प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 5 लोगों का काम है, 5 लोग से मतलब 5 बंदे से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगी, मेरी जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी, बट उसमें एक्स्ट्रा और 3 ऐड कर दिया जाता है, मतलब टोटल 8 है। एक प्रोजेक्ट में 5 लोगों का काम था, 5 लोगों से ईजिली वो काम हो जाता है, बट कंपनी क्या करती है 3 लोगों को और एडअप कर देती है, तो टोटल 8 वर्कर्स हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ 5 लोगों की ही। तो ये क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे ज़रूरत है 5 की बट हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, 3 को और एक्स्ट्रा ऐड कर रही है, जो 3 जो है और एक्स्ट्रा एडेड है वो कहाँ पे आ जाते हैं, अंडर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। क्यों, प्रोडक्टिविटी कम है बट बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, वो जॉब मतलब करने के लिए बस काम करना है, तो वो कहाँ पे आ जाते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। In this type of unemployment, the person wants to work but he does not get the job because the economy is lacking in providing the job. उसके हिसाब से उसके कैपेबिलिटी, उसके अंदर वो स्किल्ड पोटेंशियल है बट उसके हिसाब से उसको वो प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही है, दैट इज इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है आपको, दैट इज Food Corporation of India was set up in the year 1965. FCI क्या है हमें पता है, आई होप आप लोगों को भी पता होगा व्हाट इज FCI, है ना। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब सेटअप हुई थी, 1965 में। सेकेंड स्टेटमेंट है एग्रीकल्चरल फाइनेंस कॉर्पोरेशन असाइंस द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स टू स्टेट्स इन इंडिया। एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो असाइन करती है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ, या फिर डी निदर 1 नॉर 2। अगर हम फूड कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, एक गवर्नमेंट की एजेंसी है कि नहीं? ये क्या है, एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि फार्मर से क्या करती है, फूड ग्रेन्स को परचेज करती है एंड अपने गोडाउन्स में रखती है, एंड फिर गोडाउन्स में कुछ दिन रखने के बाद वो सेम चीज़ फूड ग्रेन्स जो है वो मार्केट एरिया में सेल कर देती है ना। तो FCI वॉज सेट अप इन द ईयर 1965, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये गवर्नमेंट एजेंसी है ना। अगर सेकेंड स्टेटमेंट हम देखें तो एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन असाइंस द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स टू स्टेट्स इन इंडिया, नहीं, इसे कौन असाइन करता है, बेसिकली फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन असाइन द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स स्टेट्स इन टू स्टेट्स इन इंडिया।
सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, A1 ओनली। फाइनेंस कमीशन इसे असाइन करती हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स टू स्टेट्स इन इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज एन इजी वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉनेटरी टूल? इनमें से कौन सा ऐसा जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की टूल, मॉनेटरी पॉलिसी की टूल नहीं है? A CRR, that is cash reserve ratio, B SLR, that is statutory liquidity ratio, C deficit financing, या फिर D open market operation। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की टूल नहीं है। जी हाँ, C डेफिसिट फाइनेंसिंग। CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, है ना, कैश रिजर्व रेशियो, कि जितने भी सारे बैंक्स है, कॉमर्शियल बैंक है या फिर शेड्यूल बैंक, जितने भी सारे बैंक हैं उनको क्या रहता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व एज डिपॉजिट्स किसके पास रखना पड़ता है? विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। देन SLR क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी सेम चीज़ है कि मिनिमम डिपॉजिट जो है रखना पड़ता है रिजर्व स्टॉक विद RBI, बट इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, बॉन्ड्स, है ना। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? ये एक टूल नहीं है ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, है ना। डेफिसिट फाइनेंसिंग बेसिकली क्या हो जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो चीज़ एक्सीड कर जाती है गवर्नमेंट की रेवेन्यू से। दैट इज एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। जहाँ पे रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास कम आ रहा है, एंड खर्चा जो है, जो सरकार खर्चा करती है उन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे, वो ज़्यादा हो रहा है। दैट इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग। एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी एक टूल है मॉनेटरी पॉलिसी की, है ना, जहाँ पे सरकार जो है परचेज सेल करती है सिक्योरिटीज़, तो विच इज़ नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल, दैट इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये क्या है? जनरेटिंग फंड्स टू फाइनेंस द डेफिसिट विच रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। एंड इस गैप को कैसे फिल किया जाता है? बाय बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, बाय सेल ऑफ बॉन्ड्स। पब्लिक से बोरो करती है गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को सेल करके, और बाय प्रिंटिंग न्यू मनी टू फिल द गैप डेफिसिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड। द क्वेश्चन इज आस्क्ड रिगार्डिंग नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, कि एक्चुअली व्हाट इज नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपको, दैट इज NPC इज अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी कल्चर इन इंडिया। Second one we have the NPC comes under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade under the Ministry of MSME, Micro Small Medium Enterprises। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ, या फिर D neither 1 nor 2। अगर हम नेशनल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये क्या है? एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बेसिकली कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि बिफोर पहले कभी नहीं किया गया है, एंड उसी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा अच्छे से करना है इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल बेसिकली क्या है? एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी कल्चर इन इंडिया। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या करना है? प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करना है। This statement is correct. Then second one is the NPC comes under the Department of DPIIT, that is Department for Promotion of Industry and Internal Trade, but not under the Ministry of MSME. It comes under the Ministry of Commerce and Industry. Commerce and Industry। तो ध्यान रखना है आपने, क्वेश्चन इसके लिए बोलती हूँ अच्छे से पढ़ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी में टिक कर देते हैं कि हाँ चलो ये है, यहाँ तक तो आपको सही दिया है ऑप्शन में, बट ये जो पोर्शन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME, यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? A1 ओनली। इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन we have, the question is regarding poverty gap, कि actually what is poverty gap? Poverty gap क्या है? Options are A
the difference between poverty line and actual income levels of all those living below that line. Second, a gap between the rich and the poor. C, gap between developed nation and developing nation. D, gap infrastructural facilities between developed and developing nation. या फिर E, all of the above. Actually poverty gap क्या है? अगर हम पॉवर्टी गैप की बात करते हैं तो बेसिकली पॉवर्टी गैप क्या है? अ गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर. बड़ा आदमी एंड छोटा आदमी के बीच जो है चीज़, वो गैप उसको बोलते हैं? नहीं. जो गैप दिखती है हमें डेवलप्ड एंड डेवलप्ड नेशन में? नहीं. जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जो देखा जाता है डेवलप्ड एंड डेवलप्ड नेशन में, ये है पॉवर्टी गैप? नहीं. ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है. द करेक्ट ऑप्शन इज ए, द डिफरेंस बिटवीन द पॉवर्टी लाइन, कि कितने नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो अंडर है बिलो पॉवर्टी लाइन एंड उनकी एक्चुअल इनकम क्या है. द डिफरेंस बिटवीन द पॉवर्टी लाइन एंड द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम दोज लिविंग बिलो दैट पॉवर्टी लाइन, दैट इज पॉवर्टी गैप. ठीक है. तो एक्चुअली पॉवर्टी क्या है? गरीबी. हम रूरल एरियाज़ में हमें देखने को मिलता है, जो लोग बीपीएल के अंदर जिन लोगों के पास बीपीएल कार्ड्स हैं तो उनको सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मंथली राशन में दिया जाता है ना. चावल, तेल, आटा, चीनी, चने, तो ये सारी चीज़ें मंथली लोगों को दिया जाता है. बेसिकली हमें देखने को मिलता है इन विलेज एरियाज़, इन रूरल एरियाज़. तो पॉवर्टी कैप बेसिकली क्या है? ये एक रेशियो है जो कि मेजर करती है दी एवरेज शॉर्टफॉल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन फ्रॉम दी पॉवर्टी लाइन, द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, कि कितना नंबर ऑफ इनकम जो है लोगों के पास है एंड वो अपने बेसिक नीड्स को भी कवर नहीं कर सकते हैं, है ना. तो दैट कम्स अंडर पॉवर्टी लाइन. इट रिफ्लेक्ट्स द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इन अ नेशन. मतलब इतना कम इनकम है कि अपने वो बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर सकते हैं फॉर देयर सर्वाइवल. दैट इज पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी गैप. ओके ओके गाइस, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पर ओवर होता है. अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपने क्या करना है, जो भी हमारे यूट्यूब पे जो हमारे फ्री वार्म अप सेशंस चल रहे हैं फॉर आरबीआई ग्रेड बी, तो पहले तो आप हमारे फ्री वार्म अप सेशंस को रजिस्टर कीजिए. डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी. अब वहाँ जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो. बट सबसे पहले आपने क्या करना है, रजिस्टर करना है अपने आप को टू डाउनलोड दी पीडीएफ ऑफ दी लेक्चर्स ऑफ दी क्लासेस. ठीक है. तो आज का जो सेशन है हमारा गाइज यहीं पे ओवर होता है. थैंक यू सो वेरी मच. अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक ऑल्सो एंड शेयर दी सेशन. ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना है. हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू.